हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। यूपीएससी ने अपना लेटेस्ट कैलेंडर रिलीज कर दिया है। 31 मई को होने वाला प्रीलिम्स 2020 अब 4 अक्टूबर को यानी अब से 4 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा समय अब सारे एस्पिरेंट्स को मिला है। इन 4 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, आप उसको जरूर देखिए और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उस पर डिपेंड मत होइए, उसके साथ एक अपनी स्ट्रैटेजी भी आप लोग बनाइए और एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ इन 4 महीनों को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को जितना ज्यादा शार्पन आप कर सकते हैं आप करें। दोस्तों, इससे पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का नया वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर दिया जाए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हमने देखा था कि एक डेडलॉक जनरेट हो जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बीच में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और उस डेडलॉक को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके क्या फीचर्स थे और किस तरीके से इसने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में एक इंपॉर्टेंट जगह कायम करी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिटेल में और उसके फीचर्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले एक क्विक रिकैप हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तरफ डालेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस था। इसके अलावा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट और कंट्रोल करा इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉग्नाइज करा था। इन्हीं दो इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से, जो कि पहली बार भारतवर्ष की हिस्ट्री में हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अपने आप में इस तरीके का एक पहला एक्शन था, पहला एक्ट था। जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज पहली बार करी जाती है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए आगे के स्टेप्स लिए जाते हैं। इसी तरह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी कुछ खामियां थी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा। एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में ऑन द डिसीजन मेकिंग, किसका डिसीजन फाइनल होगा, किसका माना जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और भी डिफेक्ट्स थे, इनको डिफेक्ट्स बोला गया है, डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित करा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसकी डिटेल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट के बीच में एक अमेंडिंग एक्ट 1781 आया था, जिसने डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दूर किए थे। उसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को स्टडी करने से पहले टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। 1773 और 1784 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि हम उनको जाने। ऑल्दो डिटेल्स हम इस वीडियो में इन इवेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक डेडिकेटेड स्लाइड्स एंड डेडिकेटेड वीडियोस अलग से ऑलरेडी बन रही हैं। हमें बस टाइमलाइन पे फोकस करना है और कौन से ये इवेंट्स थे उनको ध्यान में रखना है। तो 1773 में हमें पता है क्या हुआ था। उसके ठीक एक साल बाद हुई रोहिला वॉर 1774। 1773 के एक साल बाद हुई रोहिला वॉर। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मैसूर वॉर भी हुई थी और मराठा वॉर भी इस टाइमलाइन में है। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर जो कि हुई थी 1775 से 82 के बीच में। इसमें कुछ ट्रीटीज इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रीटीज इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में शामिल थी। ये ट्रीटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कुछ ट्रीटीज भी थी। उन ट्रीटीज का नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरांदर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई। इन ट्रीटीज को डिटेल में जब इन रेस्पेक्टिव वीडियोस को हम लोग लेके आएंगे, इन ट्रीटीज को एक्सप्लेन करा जाएगा। 74 में रोहिला वॉर, 1775 से 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1780 से 1784 में हुई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। कंफ्यूज नहीं होना है, मराठा वॉर अलग था और एंग्लो मैसूर वॉर अलग। इसे डिटेल में हम लोग जरूर जाएंगे आने वाली वीडियोस। अब ट्रीटी की बात करें तो इसमें भी एक ट्रीटी थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ऐसे याद रखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, उनकी वॉर्स और ट्रीटीज पे हमने एक नजर डाली। आइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जनवरी 1784 में। दोस्तों, यहाँ पे एक नाम है जो हमें याद रखना है, पिट द यंगर। पिट द यंगर उस शख्स का नाम है जिसने ये इंडिया बिल इंट्रोड्यूस करा था पार्लियामेंट में। ये इंडिया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, बिल पास हुआ और उसको रॉयल एसेंट मिला अगस्त 1784 को। उसके बाद ये बना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये महाशय पिट द यंगर जनरल इलेक्शन को पूरे होने के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ये चीज, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। जनवरी 1784, पिट द यंगर, महान शख्स का नाम जो जनरल इलेक्शन के बाद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने
उन्होंने इंडिया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया, ये बिल पास हुआ और इसको रॉयल असेंट मिला अगस्त 1784 में, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से हम लोग जानते हैं। और अब उसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स डिस्कस करेंगे अब हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करा गया, अलग अलग करा गया। इससे पहले ये दोनों के दोनों पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस अलग नहीं थे, तो इस एक्ट के तहत इन दोनों फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करा गया। ये पहली बार हुआ, इसलिए ये स्पेशल फीचर जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ऑलरेडी आपको याद हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक एग्जिस्टिंग बॉडी थी जो लास्ट एक्ट में बनी थी। इसके साथ एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, ये याद रखना है। पहले थी जो बॉडी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में जो नई बॉडी बनी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको अपॉइंट किसने करा? क्राउन ने। क्राउन, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर। जो नई बॉडी बनी उसका क्या नाम था दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, POC, ऐसे याद करिए। जो पुरानी बॉडी थी उसका नाम था COD। COD होता है कैश ऑन डिलीवरी। ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, पैसे नहीं होते अकाउंट में तो सीधा COD मम्मी पापा के साथ भेज दिया जाता है, पापा जरा पे कर देना। तो वहां से ये याद रखिए, COD पहले था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी थी वो पहले थी, बाद में आई BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसने अपॉइंट करी? क्राउन ने। इस बोर्ड के अंदर, इस बॉडी के अंदर कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स। तो इस बॉडी का फंक्शंस क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना। जैसे कि हमने फिर से वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जाएं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग करा गया था। अब जब अलग करा गया है, पॉलिटिकल फंक्शंस को कोई डेडिकेटेड बॉडी होगी जो हैंडल करेगी। वो बॉडी अब तक एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इस एक्ट के तहत एक नई बॉडी बनी जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, जिसका कोर काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना। इसके अंदर 6 मेंबर थे। ये सारे के सारे मेंबर्स अपॉइंट करे जाते थे क्राउन के द्वारा। पुरानी बॉडी देखते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD। अब क्योंकि कॉमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन, दो फंक्शन अलग कर दिए गए थे। पॉलिटिकल फंक्शन हमें पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि न्यू बॉडी अपॉइंट हुई थी उसको सौंपा गया। जो पुरानी बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको दिए गए कॉमर्शियल फंक्शंस, कॉमर्शियल अफेयर्स। अब देखिए, जैसे भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। अब जो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको हैंडल करने के लिए दो डेडिकेटेड बॉडीज बनाई गई। दो डेडिकेटेड, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई गई। अब पहली बार इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे कार्यकाल में पहली बार इस तरीके से हुआ कि दो गवर्निंग बॉडीज बनाई गई इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहली बार यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट देखी, पहली बार यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी गई, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। फोर्थ फीचर इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, यहाँ पे बात हो रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर आपको याद हो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी थी जो इस एक्ट में बनाई गई थी। इसका काम क्या था, एक बार उस पर नजर डालते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना। अब यहाँ पे बहुत बार हमने देखा है कि काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बॉडी या कोर काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कोर काम था। यहाँ पे एक चीज समझते हैं, कॉमर्शियल अफेयर्स क्या होते हैं। कॉमर्शियल अफेयर्स रिलेटेड टू पैसा। अब पैसे का जब भी लेन देन आता है, हम कोशिश करते हैं हम किसी ऐसे इंसान को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जो सिस्टम में पुराना हो, जिसपे कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। तो यहाँ पे कॉमर्शियल अफेयर्स कौन मैनेज करता था? जो पुरानी बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे याद रखिए। अब दूसरा अफेयर क्या था, दूसरा काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स। कॉमर्शियल अफेयर्स हमने देखे, पुरानी बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कुछ और काम भी सौंपा गया था, जो कि नई बॉडी BOC, ये याद रखिएगा, ये नई बॉडी है। अब तक पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशंस थे उनको सुपरवाइज करना। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करने के साथ साथ सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट ऑपरेशंस भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर। इसके अलावा ब्रिटिश पोजेशंस की रेवेन्यूज जितनी भी जनरेट होती थी वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निगरानी में आता था। जब देखिए यहाँ पे मैंने पोजेशन की क्या करी है, स्पेलिंग में मिस्टेक डाली है, ठीक है, सिंगल एस है, डबल एस होना चाहिए। यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। अब देखिए, अब ब्रिटिश पोजेशन एक ऐसा शब्द है जो पहली बार इस एक्ट में यूज हुआ। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितनी भी बॉडीज थी, जितनी भी टेरिटरीज थी, उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन के नाम दिया गया। इसलिए ये एक्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन का वर्ड यूज हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि नई बॉडी बनी थी, पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, एंड इसके साथ सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑपरेशंस को सुपरवाइज करना भी उसके काम के अंदर आता था। इसके अलावा जितनी भी बॉडीज थी उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन का नाम दिया गया, और उस ब्रिटिश पोजेशन से जितनी भी पैसा इकट्ठा होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आता था। इसके अलावा पांचवा पॉइंट इस एक्ट के अंदर देखें,
आपको याद हो लास्ट एक्ट में गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी 4 मेंबर की, जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट होता था। अब इस एक्ट में उस गवर्निंग काउंसिल में जितने मेंबर्स थे 4, उसको कम करके 3 कर दिया। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पूछा जाए किस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया था और कितने से कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया था 4 से 3 मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, कंपनी की टेरिटरीज, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की होल्डिंग्स थी, जो टेरिटरीज थी, उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला, मतलब ब्रिटिश की ओनरशिप है, ब्रिटिशर्स होल्ड करते हैं उन टेरिटरीज को। इससे पहले उन्होंने किसी भी तरीके का ओनरशिप नहीं जताई। तो ये एक्ट में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दी गई, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। अब यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत करी थी, तो आपको याद होगा पोजेशन की स्पेलिंग गलत हुई थी। तो जो हमने सेकंड एक्ट पढ़ा 1784, उसमें ब्रिटिश पोजेशंस पहली बार वर्ड यूज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल थोड़ा कम हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाता है सेंटर में। ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ हैड सुप्रीम कंट्रोल ऑन कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी अब नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के अफेयर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पांचों फीचर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एक नई बॉडी क्रिएट हुई इस एक्ट के अंदर, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना। इसके अंदर 6 मेंबर्स थे, वो मेंबर्स क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। पुरानी बॉडी जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको पैसे का लेन देन, कॉमर्शियल अफेयर्स हैंडल करने का गया। अब पहली बार 2 अलग अलग बॉडीज बनाई गई। तो पहली बार यहाँ पे इस एक्ट में बोला गया कि डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी गई इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो नई बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करने का काम दिया गया, उसके अलावा सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड काम भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आया। ब्रिटिश पोजेशन से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती थी वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आई। गवर्नर जनरल को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी लास्ट एक्ट में, जिसमें 4 मेंबर्स थे, उस मेंबर्स को घटा के 3 कर दिया गया। सिग्निफिकेंट क्यों था ये एक्ट? कंपनी की टेरिटरीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी वो जिसमें उन्होंने अपना हक कायम किया था, उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट और सुप्रीम कंट्रोल था अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कवर किया। बहुत ही जल्दी हम इन एक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आएंगे। डेडिकेटेड वीडियोस रहेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे उन वीडियोस में। जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि एट द एंड हमें सॉल्व तो एमसीक्यूज ही करने। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि अब आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, इस पूरे समय को आप जिस भी तरीके से आप डिवाइड करें। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है। आप इस समय को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए दोस्तों। एनसीईआरटी जब भी यूपीएससी को कुछ ट्रिक करना होता है, कुछ टफनेस बढ़ानी होती है पेपर की, तो वो और कोर में और बेसिक्स की तरफ चला जाता है। और बेसिक्स का मतलब होता है एनसीईआरटी। सीसेट एक ऐसा हथियार है यूपीएससी के हाथ में जिसके थ्रू वो बहुत लोगों को इनकैपेसिटेट कर सकते। सीसेट में इस तरीके से पेपर बना दे, बहुत सारे लोग इनकी तैयारी अच्छी होगी और सीसेट में वो फेल कर जाएंगे, तो उनका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि शायद अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो मैं सीसेट के थ्रू जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक खेलने की कोशिश करूंगा। तो आप सीसेट को अच्छे से रिवाइज करिए। बहुत ही सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाले हैं, आप उसको फोकस करिए, उनको रिवाइज करिए। इसके अलावा अभी सफिशिएंट टाइम है, अगले 30 से 35-40 दिन तक आप ऑप्शनल को दे सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग करिए, कम से कम एक आंसर तो जरूर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, फोकस ऑन एनसीईआरटीज एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन। थैंक्स अ लॉट।